हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सीसेट की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं और अभी हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के 2021 के। उस क्रम में आज का यह लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे और कंप्रहेंशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम आने वाले लेक्चर्स में सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हुए साथ के साथ टॉपिक वाइज एक एक करके चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हमारे इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज टाइप हैं जो न्यूमेरिकल हैं और फिर कुछ कॉम्प्रहेंशन हैं। और उसके बाद जब हम आने वाले लेक्चरों में अपन देखेंगे कि टॉपिक वाइज कैसे उसको कवर करना है, क्या क्या उसके और भी फंडामेंटल्स हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं, अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको हल्का हल्का बताने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ये पैसेज के मैं बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा और ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कुछ कॉमन मैं आपको देखो लगा रखा हूँ पहले से, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो आपको। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 बिंदु हैं पी क्यू आर एक सरल रेखा में है। इस प्रकार है कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3:5 है। यदि पी क्यू एंड पी आर के संभाव्य मानों की संख्या n है तो बताइए n किसके बराबर होगा। इंग्लिश में समझ लेते हैं कि बोल रहा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन द स्ट्रेट लाइन सच दैट PQ to QR 3:5. Okay, if n is the number of possible values of PQ to PR, then what is the value of n? तो समझ लेते हैं दोस्तों। इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि बहिर्भाज्य और अंतःभाज्य, यानी अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, अगर किसी लाइन को अंदर अंदर बाइसेक्ट करता है, या फिर अगर कोई लाइन है तो उसको कोई पॉइंट बाहर बाइसेक्ट करता है। तो अब इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर है। हम समझ लिए कि यहाँ पी है, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो बोल रहा है कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो जो है 3:5 का है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि ये 3 है और ये 5 है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है, उसके बाद हम आंसर की ओर पहुँचेंगे कि इसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये एक लाइन है, हम सोच रहे हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 5 आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये तो पहले इंटरनल डिवीज़न था, अब ये एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करें, यानी बहिर्भाज्य की। तो ये क्यू आर हो गया। हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट बाहर ना लाई करके अंदर है, तो इसका मतलब क्यू बाहर हो गया। तो अब समझिएगा दोस्तों कि पी क्यू की वैल्यू दी है 3, यानी ये हो गया आपका 3, और क्यू आर दिया है 5, यानी ये आपका पूरा का पूरा देखिए 5 दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अंतर्भाज्य है, क्योंकि 5 के अंदर ही 3 लाई कर रहा है, जबकि यहाँ देखिए दोस्तों 5 एंड 3 अलग अलग लाई कर रहे हैं। मतलब अगर यूनिट की बात करें तो ये 8 मीटर की लाइन हो गई, और ये केवल और केवल 5 मीटर की लाइन है, जो कि बड़ी लाइन है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिजिट है, और ये 8 मीटर की लाइन है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, पी क्यू एंड पी आर के लिए। तो निकाल लेते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे पी क्यू और पी आर क्या होगा, ये हो गया पी क्यू यानी 3, और पी आर यानी पूरा का पूरा 8। समझ रहे दोस्तों। और यहाँ पे पी क्यू पी आर क्या होगा बताइए, ये हो गया पी क्यू आपका, ये लाइन हो गई यानी 3, और पी आर कितना हो गया दोस्तों, ये यानी 5 - 3 यानी 2। तो देखिए एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो गया, एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो गया। इसका मतलब दो ऐसे संभाव्य मान हैं जिनके लिए हम पी क्यू और पी आर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो सेम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। जैसे अब ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये शतरंज का है, लेके आप समझ सकते हैं कि किसी भी शतरंज में 8x8 का ऐसे ऐसे बना होता है स्क्वायर। तो उसमें आपको अरेंजमेंट देखना, मैंने पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कितने कितने का पेयर लेके कैसे क्या करना है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा खुद से, ये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 मीटर भुजा वाले घनी पात्र के जल से भरा हुआ, उसमें कितने मिलीलीटर जल है, आपको यही बताना है। तो एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं कि क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर ओके इज फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर। हाउ मैनी मिलीलीटर, यानी आप इसको शॉर्ट में ml भी बोलते हैं कि इतना ml पानी ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ द वेसल। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, बस एक बहुत छोटी सी चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा बेसिक में कि जैसे मान लीजिए 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब है अगर, तो उसमें 1000 लीटर होते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आपको पता है तो ये आप याद करिए, बहुत सिंपल सा है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में हमारा 1 लीटर है, तो अब 1 लीटर में कितना होता है दोस्तों? 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे हम 1000 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएंगे। तो सिंपल से देखिए, एक लाइन में आंसर आ गया आपका कि 1 मीटर क्यूब में आपका 10, यानी सीधे सीधे आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, जैसे मैंने पिछले डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनको डिवीज़न करेंगे ये वो। तो ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम आने वाले सीरीज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और भी चीज़ों जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे क्या मेथड्स हो सकते हैं, हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं लास्ट लेक्चर में, कि जैसे बता दिया कि यहाँ पे ये पोजीशन है, क्लास इतनी है, ये पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा। तो उसी तरीके से इसमें बोला कि पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, तो उसी हिसाब से हाथ मिलाने का, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है दोस्तों। तो ये हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब इसी तरीके का ये भी है दोस्तों, जैसे मैंने ये वाला डिस्कस किया क्वेश्चन आपसे रेशियो का, उसी तरीके से ये भी है। तो आज के लेक्चर का हमारा मुख्य फोकस जो है पैसेज पे आना है। तो इसलिए मैं इन लेक्चर्स को, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको मैं बस जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कुछ जो मुझे समझ में आया कि जो बेसिक बताने के थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बाकी आप एक बार इसको प्रयास कीजिएगा खुद के स्तर से। और अब समझते हैं दोस्तों पैसेज। देखिए, पैसेज दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी अगर आप मान के चले यूपीएससी में तो 30 या फिर 25 क्वेश्चन इतने तो आते ही आते हैं। तो अब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों का पैसेज स्ट्रांग होता है, कुछ का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, कुछ का न्यूमरेसी यानी मैथ्स स्ट्रांग होता है। तो ओवरऑल हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि अकेले किसी एक से तो काम नहीं होगा। या फिर अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो आप कंप्रहेंशन ना पड़े, ऐसा भी नहीं है। आपको सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, जिन दोस्तों का पैसेज थोड़ा स्ट्रांग है वो मैथ पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है वो पैसेज को थोड़ा सा कम देख लें। तो ये थोड़ा सा आपका बैलेंस्ड अपना पर्सनल अप्रोच होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि पैसेज में एक्चुअली हमें समझना क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, बाकी जब आने वाले वीडियोज़ हम बनाएंगे तो उसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम देखेंगे कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे अगर मोटे तौर पे देखें दोस्तों, तो पैसेज में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपसे क्वेश्चन पूछा होता है अजम्पशन, और एक होता है इन्फरेंस। तो अजम्पशन में दोस्तों आपसे ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, जो पैसेज पढ़ा, उसको लिखने के पीछे का कारण क्या था, यानी उसकी पूर्वाधारणा क्या थी, मतलब उसने क्या सोच के लिखा, बेसिस। समझ रहे हैं दोस्तों। और इन्फ्रेंस की अगर बात करें मोटे तौर पे, तो वो बोलता कि इस जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा, पूरा XYZ ऐसे पूरी लाइन पढ़ ली, उसमें आपने देखा कि ये चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें आपको पूछ रहा है वो कि बताइए उसका मुख्य विचार क्या है, यानी इन्फ्रेंस क्या है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इससे क्या 1 लाइन समरी बता सकते हैं। देखिए, मैंने लिखा भी है इसमें कि ये बेसिकली आपसे बस 1 लाइन समरी पूछता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि पैसेज में अलग से दिया हो कि ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ये कुछ भी। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे पैसेज पढ़ा, अगर आपको लगता है कि ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है थोड़ा बेहतर आपके पैसेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसको आप एक लाइन में बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारा ये पैसेज ये कह रहा है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पैसेज है क्या, कैसे डील करना है। और अब आने वाले जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम क्रमवार चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहले उसको सिलेबस को हम बाइफरकेट करेंगे, उसको समझेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे टैकल करना चाहिए। उसमें जैसे न्यूमेरेसी का हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, और भी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी सब देखेंगे। तो जब हम कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे तो उसमें हम ये एलिमिनेशन टेक्निक की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे कि वास्तव में हम क्वेश्चन को कैसे समझें। जैसे अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ है, एक तो किसी किसी में टर्म दिया रहता है कैन बी, कुड बी और कैन नॉट बी, किसी किसी में पॉसिबिलिटी शो की रहती है। जैसे आप पढ़ेंगे ना कि किसी क्वेश्चन को, तो उसमें आपको लगेगा कि ये संभावना व्यक्त कर रहा है, और किसी किसी में सर्टेनिटी व्यक्त करता है, यानी कि निश्चित तौर पे यही होगा, या फिर एकदम निगेटिव रहेगा कि मतलब कोई स्टेटमेंट बोलो कि ये हो ही नहीं सकता, या फिर ये नहीं है। तो हम समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को या फिर इस तरीके के ऑप्शन को जनरली हम एलिमिनेट कर देते हैं। हम मतलब अच्छा खासा अपना समय बचा लेते हैं ऑप्शन को पढ़ के ही कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपको समय कम है कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए, तो चूंकि कॉम्प्रहेंशन ऐसा होता है पैसेज कि आपको जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा समझने में आपको कष्ट हो सकता, दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप जल्दी में है, मान लीजिए आपको मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग गया और आप कॉम्प्रहेंशन
सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। उसमें आप ऑप्शन की मदद से देख के एलिमिनेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो अब देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये कॉम्प्रहेंशन का टॉपिक। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि पहले आप कॉम्प्रहेंशन को 1 या 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। 2 बार तो आप मिनिमम पढ़ ही लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए। देखिए मैंने दोनों में ही इसीलिए अंडरलाइन कर रखा है कि ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि कभी कभी हिंदी की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कठिन रहती है कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी के बजाय ऐसा लगेगा कि क्या कह रहे, घुमा देगा, समझ नहीं आएगा। और इसी तरीके से सेम चीज़ इंग्लिश में भी होता है कि कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आते इंग्लिश में। तो बेहतर होगा कि आप एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी वास्तव में पैसेज कह क्या रहा है। उसके बाद आप इसको देख लेंगे कि वास्तव में हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे देखिए मैंने अंडरलाइन किया पूर्व धारणा, निष्कर्ष, ये सब। तो ये आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि क्या क्या कह रहा है, दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं आप आज का ये पहला पैसेज। तो इसमें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें कि तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो, किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सही हो। इसलिए धर्म के संदर्भ में पूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत है। अब समझिएगा दोस्तों, अगर आप पहली नज़र में पढ़ेंगे तो आपको कुछ हो सकता है डाउट हो, समझ ही ना आए कि ये क्या बोल रहा है, सही गलत, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। आप एक बार डिक्टेट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका खुद का रिलीजन है, तो आप अगर उसको जज करते हैं तो आप उसमें कुछ भी गलत नहीं पाएंगे। देखिए मैंने इसीलिए आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ। ये माइंड मेकअप करने में बहुत आसानी होती है दोस्तों, कि आप एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन करें, उसको कुछ कीवर्ड्स को कॉपी मतलब सर्किल कर लें, मार्क कर लें, और फिर देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। तो वही इसमें कह रहा है कि अगर आप खुद के रिलीजन को करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं दिखता है, जबकि अगर आप दूसरों के रिलीजन को जज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो सही दिखता है। तो कहने का मतलब फिर वो यही बोल रहा है कि वर्ड इज रॉन्ग और राइट इन द मैटर ऑफ रिलीजन डिपेंडिंग ऑन whether you are thinking about your own religion or about your neighbors or something else, means someone else religion. So अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि हमसे पूछा क्या है, कि इसकी पूर्व धारणा क्या है। अब चार स्टेटमेंट दिए हैं, 4 ऑप्शन, इसको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। कि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा कुछ इसमें पूर्ण धारणा आपको प्रतीत हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें तो ऐसा ना तो कुछ मेंशन है, ना ही इसके पीछे कुछ कहने का इसका आशय है कि ये हो सकता है। अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वह अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ये कुछ दोस्त इसको लगा सकते हैं सही, लेकिन आप समझिएगा कि यहाँ पे आपसे पूछा पूर्व धारणा, यानी जो आपका ये पैसेज दिया है इसके पीछे लेखक जो लिख रहा है, इसके पीछे उसको लिखने का कारण क्या है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं कि फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं कि जैसे हम सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, अब सीसेट की तैयारी करें तो हमको पता है कि क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। सीसेट थोड़ा सा सिविल सेवक के लिए जो है, सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके एप्टीट्यूड को चेक करता है, ये है वो है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि सीसेट में ये चीज़ें पूछती हैं जो हमारी बुद्धिमत्ता को चेक करती हैं, और भी जो चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब जो भी चीज़ आप सीसेट के बारे में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि आप सीसेट पढ़ क्यों रहे हो, आपके पढ़ने के पीछे का कारण क्या, आपने क्या सोचा कि सीसेट को। देखिए मेन कारण क्या है, अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका एग्जाम कुछ क्लियर होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मन में पूर्ण धारणा है कि सीसेट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब इसको हल्के में नहीं ले सकते, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कठिन है सरल वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन आपकी धारणा यही कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप उसमें पैसे में जो लिखा है वो आप देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो वही चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे पूर्ण धारणा पूछा है कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि अगर अपने धर्म के बारे में देखेंगे तो उनको कोई गलती नहीं दिखेगी, दूसरे के धर्म के बारे में देखेंगे तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं जो सही दिखे, मतलब सब गलत दिखेगा। तो वही है। अब जैसे ये स्टेटमेंट देख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य अपने धर्म की संप्रदाय का प्रसार करे, तो बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारी पूर्ण धारणा नहीं है। अब अगला देखते हैं कि धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। ये आप कह सकते हैं कि सही बात है। देखिए हमारा स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, क्वेश्चन भी, कि धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी रिलीजियस मैटर पे अगर कोई टॉक होता है तो वो इन जनरल देखा जाता है कि जो अदर पर्सन है उसके रिलीजन को हीन भाव से, या फिर ये कहें कि नहीं तुम्हारा रिलीजन कम सही है मेरा, तो ये
बताने का प्रयास करें तो ये हम मान सकते हैं कि ये उसकी जो है पूर्व धारणा हो सकती है। उसी के तर्कसंगत इसने सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगर मैं अपने धर्म की बात करूँ तो मुझे कुछ भी सही गलत नहीं दिखता, दूसरे के धर्म की बात करूँ तो मुझे सब गलत दिखता है। अब अगला देख लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। हमें आंसर तो मिल ही गया कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। नहीं दोस्तों, ये तो पर्सनल व्यू है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण धारणा नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में पूर्ण धारणा से हमारा क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन को कैसे हम देखेंगे। अब आने वाले लेक्चर में हम ये बिना देखिए, अगर आपको टाइम की शॉर्टेज है, अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सीधे आंसर पे आइए और ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन थोड़ा सा लॉजिकल है, रीजनेबल है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और कुछ ट्रिक्स जो मैं बताऊँगा, आपके भी जो कुछ पैसेज पढ़ते समय जो भी आपके मन में विचार आते हैं, तो बस ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो चीज़ें आपके पैसे से रिलेटेड है उसमें आपका निष्कर्ष और पूर्व धारणा, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो पैसेज में लिखा हो वही चीज़ आपका एकदम सही हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं उसको लिख दें, क्योंकि हो सकता है पैसेज ने अगर बोल दिया ये चीज़ें कि भाई अगर ये तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो ऐसा सोचता हो, लेकिन आपको केवल पैसेज के हिसाब से चलना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरे पैसेज की ओर बात करते हैं। यह निश्चित है, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए कि क्या क्या लिखा है। कि यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि की अवहेलना अथवा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं माना जा सकता जितना कि उस अधिराज्य यानी डोमिनियन की बुरी स्थिति पर, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य में, ये आप पढ़िए दोस्तों, आप पढ़ने के बाद आप जब इसको देखेंगे तो मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की, जैसे प्रयास, चाहिए और पूर्व विचार। तो कहने का मतलब हमसे पूछा क्या है, निष्कर्ष। अब हम निष्कर्ष पे अगर डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब ये 4 ऑप्शन है, देखिए मैंने दोस्तों इसी तरीके से इंग्लिश में भी किया है कि कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पिछले वाले में जैसे देखिए नो मैन कैन, एकदम सर्टेनिटी की भाव कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो उसी तरीके की चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर किसी में सर्टेनिटी आ गया कि इट कैन नॉट बी, अब जैसे मान लीजिए आ गया इट कैन नॉट बी, तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है तुरंत आप इसको गलत कीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे नकार रहा है, तो काफ़ी चांस है कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहे कि इट कुड बी और या फिर कुड नॉट बी, है ना, अगर ऐसा कुछ रहता है तो यानी अगर ये कुड है यानी ये संभावना व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है, तो मतलब ये हो सकता है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं, अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिए, अगर सब में आपको ऐसे कुछ फीलिंग आ गई और एक आध ऐसा मिल गया तो आप उसको मार के आ जाएंगे, तो आपका 90% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा बिना आपका पैसेज पढ़े। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ये इस पैसेज की बात कर रहा था मैं कि जैसे हाँ, अब देखिए ये है प्रत्येक अधिराज्य में ये है, तो अब देखिए यहाँ पे बोला अपरिहार्य, तो ये तो बिल्कुल दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं। तो इनएविटेबल, इंग्लिश में लिखा है इनएविटेबल, तो ये ऐसा तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए क्या लिखा है दोस्तों कि किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु उत्तरदायी होता है, ना कि जनता। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा है और ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो क्या लिखा है। ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी लिखा है, किया है कि प्रजा की अनैतिक ये यदि यह निश्चित है कि ये कुछ अवहेलना, उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं माना जा सकता जितना कि उस अधिराज्य की बुरी स्थिति पर। तो आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसके लिए केवल और केवल जो अधिराज्य यानी जो नेशन है वो सॉवरेनिटी वही केवल रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि जनता भी है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये संप्रभु है, अब इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जो स्टेट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जनता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं कि अगला क्या बोल रहा है कि वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और जिसके पास सुनागरिकता यानी गुड सिटीजनशिप के लिए विधि है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें यही बता रहा है कि यह निश्चित है कि जो भी मतलब स्टेट है वो अगर लॉ की अवहेलना करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो उनके में दिक्कतें आती हैं। तो आगे इसमें लिखा भी है कि इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से प्रयास नहीं किया है और ना ही कोई पूर्व विचार करके अपनी ऐसी विधि बनाई है। तो समझिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर 2 नेशन हैं,
अगर इनमें से इस वाले में ज़्यादा बुराई हो रही है या फिर ज़्यादा अपराध हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस वाले राज्य ने इस वाले के कंपेयर में लॉ जो है उतने अच्छे से नहीं बनाए, उतने अच्छे से सोच विचार नहीं किया, उसका जो टारगेट है, जो प्रयास है, उसने उसमें उतनी अच्छी सफलता नहीं प्राप्त की जितना इसने प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, तो वही ये बोल रहा है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वही बोल रहा है कि वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है, पहली चीज़, और जिसके पास सुनागरिक गुड सिटीजनशिप के लिए विधि है। तो इसका मतलब मान सकते हैं कि हाँ, ये निष्कर्ष की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमसे अजम्पशन नहीं पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि आप ये पैसेज पढ़िए और बताइए कि इसमें क्या हमारा निष्कर्ष निकल सकता है। तो ये बिल्कुल ये निष्कर्ष निकल रहा है। अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना असंभव है। अब देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपसे कुछ ऐसे पॉसिबल वर्ड दे दे कि जैसे असंभव, इम्पॉसिबल, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल तो बिल्कुल ही नहीं है कि एक अच्छा डोमिनियन जो है लोगों के द्वारा स्थापित करना इम्पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत हो गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे परस्यू पे मार्क कर रखा है, तो परस्यू इन द सेंस कि हाँ, डोमिनियन अपना ट्राई कर रहा है और ये कर सकता है अगर अच्छे नियम और गुड सिटीजनशिप का वो ये प्रपोज लेके आए कि भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन सही है। तो अब जैसे ये देखिए, इनएविटेबल, नो पीपुल कैन, एकदम सर्टेनिटी वाली जो फीलिंग आ रही, तो अब देखिए सीधा आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पे, परिच्छेद पे। देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, ये भी एक पैसेज दिया हुआ है, असमानता के ऊपर है। इसमें भी जैसे मैंने देखिए पहले से ही आपको क्वेश्चन करने से पहले देख लेना है कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे पूर्व धारणा के बारे में पूछ रहा है, ये मर्म पूछ रहा है, यानी इसका जो क्रक्स, जो इसका सार है वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। असमानता एक मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि सभी नागरिक समान हैं। अब समझिएगा दोस्तों, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार तो आप पढ़ ही लीजिए, ताकि कम से कम पैसेज एकदम क्लियर हो जाए, तब जाके आप आंसर को अच्छे से समझ के उसको सही जवाब देने में सक्षम होंगे। अब देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद बोल रहा समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषज्ञों के संबंध में व्यक्तियों के बीच होता है, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, सजातीय निःशक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जेंडर, कास्ट और भी जो चीज़ें हैं, लिंग है ना, जो आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा, आप इसके भाव जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आप वर्ड पे जाइएगा कि ये सर्टेनिटी बोल रहा है कि चाहिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनके विचार क्या हैं, तब आपको पता चल पाएगा कि इसकी पूर्ण धारणा क्या है। अब देखिएगा कि बोल रहा है कि मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि उनमें कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती हैं, जैसे इनमें कुछ एक व्यक्ति कुशल खिलाड़ी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एक ही, अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस शुरू किया और यहाँ पे इन्होंने ख़त्म किया, तो ये थोड़ा सा कठिनाई होती है पैसेज में समझने के लिए। इसीलिए आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार इसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। तो अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो ये भी यही कह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर विचार है तो सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना, तो उसके लिए केवल यही कारण नहीं होना चाहिए कि कुछ एक व्यक्तियों के पास असाधारण विशेषताएँ हैं, बल्कि उसका एक ये भी होना चाहिए कि हम सभी के सभी मनुष्य हैं। तो इस कारण से भी हमें इसको जो है मानना चाहिए कि सभी व्यक्तियों का सम्मान हम करें, और उसको जो है सामान्य बुद्धि नीति का अंग बनाया गया है। अब आप इसको इंग्लिश में समझेंगे तो वही मैंने लिखा है कि द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन विथ रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज सम ऑफ द पर्सन पॉजेस सम स्पेशल फीचर्स और टैलेंट, फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल को मैं अलग कर दूंगा ताकि आपको समझने आसानी हो, क्योंकि स्पेशल फीचर की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सम स्किल्ड क्रिकेटर्स, गिफ्टेड म्यूजिशियन और लिटरेरी जायंट्स, बट बिकॉज, ये अब दूसरा एस्पेक्ट है, नॉट ओनली बट बिकॉज। तो आप समझिएगा, पर्सन आर ह्यूमन बींग्स इज बाय नाउ पार्ट ऑफ कमेंस मोरलिटी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विथ रेफरेंस टू द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कहेंगे दोस्तों कि 4 ऑप्शन दिया, अगर इसमें से कोई एक आइडेंटिफाई करना होता तो हम आगे बढ़ जाते मार के, लेकिन अब इसमें बोला है कि 1 2 3 4 बताइए कौन सा इसमें बोल दिया कि ये सब सही होंगे कि क्या क्या। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है।
अब देखिए पूर्वधारणा की बात कर रहे हैं, पहले आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि क्वेश्चन हमसे पूर्वधारणा की बात कर रहा है। तो पूर्वधारणा की जब बात करें तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो बोल रहा है कि समानता लोगों के लिए समाज के बहुविध व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की पूर्वापेक्षा है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो जैसे देखिए लिखा है कि इक्वालिटी इज प्रीरिक्विसाइट फॉर पीपुल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कि सही बात है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये एक नेसेसिटी है, ये एक पूर्व धारणा है कि भाई अगर ऐसा ऐसा हम लोगों से अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा जो व्यवहार समानता के लिए जो वो है आत्मविश्वास के साथ लोगों का पार्टिसिपेट, ये हम लोगों में अपेक्षा करते हैं, पूर्वापेक्षा। तो ये ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं कि असमानता का होना लोकतंत्र के लिए अस्तित्व के लिए हानिकारक है। ये भी हमारी एक पूर्व धारणा ही है, तभी हम देखिए ये पैसेज लिख रहे हैं। जो हमने पैसेज ऊपर लिखा है वो इसीलिए है, देखिए इनइक्वालिटी पे इसीलिए है क्योंकि उसने बताया है कि ये चीज़ें दिक्कत होती है, इसके लिए इसको ये ऐसा जो भी आपने पढ़ा समझा, तो इसीलिए आप पैसेज को 2-3 बार पढ़िए। अगर मान लीजिए पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन देख रहे हैं फिर भी नहीं समझ आया तो फिर आप पैसेज पढ़िए। तो अब जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे और विथ ऑप्शंस तब आपको पैसेज ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए ये भी सही बोल रहा है। अब अगला देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये निगेटिविटी का भाव पैदा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम कभी भी अजम्पशन में वो नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकता। अगर हमारी पूर्वधारणा ये होती तो हम ये सब चीज़ें ना लिखते। तो इसलिए आप समझिएगा कि हमसे पूर्वधारणा पूछा है कि ये हाँ ये कह सकते हैं कि असमानता होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है, और वही सोच के मैंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो ये हमारा सही हो गया, ये सही हो गया। तो अब देखिएगा दोस्तों कि पहली चीज़ तो हमारा आंसर तो मिल गया, बट हम और भी बात करेंगे। मान लीजिए कुछ दोस्तों को इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो थर्ड ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि थर्ड नहीं होगा। थर्ड नहीं होगा तो आपका 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एक ये एक ये। अब बचा एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, यानी पहला तो सही है। अब बात करना है कि दूसरा और चौथा, हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो, तो दूसरे और चौथे की बात क्या, देखिए चौथा पता कर लेते हैं। अगर चौथा सही हो गया तो फिर ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये। तो देखिए क्या है, समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे देखिए तीसरा क्यों गलत हो गया, मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन ए डेमोक्रेसी। तो ये तो हमारा गलत हो गया साफ साफ। ठीक है दोस्तों, इस मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब बात करें कि अगर चौथे ऑप्शन की जो मैंने आपको बोला कि राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी। अब देखिएगा दोस्तों कि शुड बी है तो हम इसको कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एजम्पशन। अब एजम्पशन है तो ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हमको करना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे वैल्यू में, डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी। तो इसीलिए मैंने देखिए दोस्तों साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि दिस कैन बी ए रिकमेंडेशन बट कैन नॉट बी एजम्पशन। हम इस पैसेज के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये हमें करना चाहिए। अब आप पैसेज पढ़ा ऊपर से, आप ये कह सकते हैं ये करना चाहिए, बट ये हमारा एजम्पशन नहीं है। हमारा एजम्पशन ये था कि जो इनइक्वलिटी है उसके वजह से डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। और ये तो इसका मतलब सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 1 और 2। तो देखिए दोस्तों अच्छा खासा समय लगता है पैसेज में, बट ये है कि अगर आपको पकड़ हो गई पैसेज में तो आप पैसेज को भी नो डाउट बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और सबका प्रयास रहता है कि मिनिमम आप कम से कम 45 क्वेश्चन के आसपास तो करें अटेम्प्ट। डिपेंडिंग ऑन एक्यूरेसी आप 50 भी कर सकते हैं, अगर 40 भी कर सकते हैं, बट आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो अगर मान लीजिए इसमें आपका 10 क्वेश्चन के आसपास गलत हो जाता है तो आप थोड़ा सा संकट में आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 45, 50, 55 ऐसे कीजिए आप। तो आइए देखते हैं अगला पैसेज क्या बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है कि आप इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिए और बाकी मेरे साथ देखिए। अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। ठीक है। अल्पतंत्रीय शासन तत्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनष्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप इतना तो समझ गए होंगे कि 2 अलग अलग शासन व्यवस्था की बात किया जा रहा है और वो कैसे अपने आप को विनष्ट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख रहे होंगे। अब अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट कर लेता है। यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं, लोकतंत्र वगैरह जो भी आप देख पा रहे होंगे, अल्पतंत्री शासन वगैरह तत्काल, तो ये जो चीज़ें हैं कहने का मतलब
ये अपने आप को कुछ न कुछ कारणों से विनष्ट कर लेती हैं। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका मूल सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। अब देखिए इसका मूल सिद्धांत इन्होंने बता दिया। अब बोल भी रहे हैं ये, आप पढ़िएगा, प्लेटो का एक्चुअली वो है स्टेटमेंट है। आप, मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा। अब आप भी देखिए तो आप इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते हैं कि वे उत्तम शासकों और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सकें। लोगों में समझ नहीं होती कि वे केवल वही दोहराते हैं जो उसके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन होता है। ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया है, उनका अपना जो व्यू है। अब इसके माध्यम से देखिए हमसे बोला क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा उपर्युक्त परिच्छेद मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने 4 ऑप्शन है। अब आप एक बार इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़िए। मैं एक बार इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ ताकि जो इसको साथ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें कि ये हमारा इंग्लिश का पैसेज है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं ऑप्शन को, कि ये बोल रहे हैं कि मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सही बात है, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट में ये है कि अगर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, निरंकुश शासन और ये वो कुछ चीज़ें हैं, आर्थिक कुछ इन्होंने जो भी इन्होंने लिखा है जो आपको समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब हाँ कुछ चीज़ तो है कि ये डिफरेंट फॉर्म का कुछ चल रहा है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो ये हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन जब तक आप चारों स्टेटमेंट नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको किसी भी कंक्लूजन पर जल्दी पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्षण हो जाता है। अब ये मर्म है दोस्तों, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है, ये तो इन्होंने कहा ही कहा है। मतलब ये चीज़ें आपके स्टेटमेंट में मेंशन जरूर है, लेकिन इस पर इन्होंने फोकस नहीं किया। बट ये जो सेकंड वाला है, इसको इन्होंने कहा ही कहा कि बिल्कुल सही बात है। अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट है, उसमें कुछ न कुछ चीज़ों का अगर आप एक्सेस में करते हैं तो उसकी वजह से उस गवर्नमेंट का जो है अपकर्षण हो जाता है, यानी वो डिके हो जाती है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो अब अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। अब देखिए, अब बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या बोल रहा है, शिक्षा ही। अब इसमें पॉसिबिलिटी जरूर लिखा है कि क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते हैं तो वो उत्तम शासक कर सकें। मतलब वो ऐसा नहीं है, समझ रहे ना कि वो क्या कहना चाह रहा है कि लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए वो उत्तम शासक का चयन कर सकें। बट ऐसा भी नहीं है कि अशिक्षित लोग नहीं कर सकते हैं। विवेक जरूरी नहीं है कि लोगों में शिक्षा के माध्यम से या आपके आसपास के इन्वायरमेंट को देख भी आ सकता है, तो आप सीधे सीधे इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम डिपेंडेंसी बता दिया। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अनिर्णित होती है। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि अब ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा स्टेटमेंट, जो हमारा पैसेज दिया है, उसमें बताया कि कुछ कुछ शासन व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें आती हैं तो हमारी शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अनिर्णित होती है। अब ये देखिए, मैं इंग्लिश से समझाने का अगर प्रयास करूँ आपको, तो ये इनहेरेंट, यानी आप ऐसी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं कि जो है ही नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जो बी ऑप्शन है, अब यहाँ पे डाउट हमें हो सकता था ए और बी में, लेकिन आप अगर थोड़ा क्लियर से ध्यान से 2 बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मेन फोकस है पैसेज का वो बी ऑप्शन पे है, यानी इसका जो सार है, जो मर्म है, जो क्रक्स है, वो बी ऑप्शन पे है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो भी। तो इसके बाद हम आने वाले लेक्चरों में सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कुछ बुक्स, कुछ स्ट्रेटजी जो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे हम उसमें, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज एक एक करके सिलेबस के पॉइंट्स उठाएंगे और साथ के साथ डिस्कस करेंगे और उसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।